हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी फिर से ल्यूसेंट बायोलॉजी की वीडियो आ चुकी है। तो हम गोल्गी बॉडी पे थे और उसी पे बात करते। इससे पहले हम पिछली वीडियो में गोल्गी बॉडीज़ माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। गोल्गी बॉडीज़ को डिस्कवर किया था कैमलियो गोल्गी ने। ये गोल्गी बॉडीज़ जो होते हैं अलग अलग शेप में होते हैं। कोई ट्यूब्स में होता है, कोई वेसिकल्स में होता है, कोई गोल होता है। प्लांट के अंदर जो है ये ज़्यादा नंबर में है और प्लांट में जो गोल्गी बॉडीज होती है उनको डिक्टियोसोम बोला जाता है। इनके काम क्या है? इनका मेन काम होता है पैकिंग का, प्रोसेसिंग करना। यानी कि प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो काट छाट करनी है उसको सही करके पूरा तैयार करके रॉ मटेरियल हटा के फिनिशिंग दे के और उसको बाहर निकालना। मेनली प्रोटीन के बारे में बात हो रही है। कुछ स्टोरेज यानी कि प्रोटीन को ही स्टोर करके रखता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ये जो है सेल वॉल बनाने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में और लाइसोसोम बनाने का काम करता है। दूसरा, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट बनाता है सिंपल शुगर से, और जो प्रोटीन के साथ मिलने के बाद ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन में जो शुगर होता है उसको यही सिंथेसाइज करता है। ठीक है दोस्तों। अब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है और इसका पूरा नेटवर्क होता है, ट्यूब्स से बना होता है। और ये साइटोप्लाज्म से यानी कि सेल मेम्ब्रेन से लेके और न्यूक्लियस, यानी एक इसका हिस्सा न्यूक्लियस से और दूसरा सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। तो ये सेल को जो है ना उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होती है, उसको प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो इसके ऊपर रहते हैं और प्रोटीन बना के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाते हैं और फिर ये उसको भेजता है गोल्गी बॉडीज़ तक। ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा होता है, न्यूक्लियस से और सेल मेम्ब्रेन तक ये फैला हुआ है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये जो है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल है। राइबोसोम्स, ये पैलेड ने इसको डिस्कवर किया था। इसके अंदर छोटे छोटे ये ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर होते हैं। 2 यूनिट्स के राइबोसोम्स बने होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये लगे रहते हैं। ये कई बार अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हैं तो ठीक है, नहीं तो फ्री स्टेट में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं ये राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA से ही बनते हैं और राइबोसोम्स का मुख्य काम है प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम्स बैक्टीरिया में भी होते हैं और ये यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, मगर जो बैक्टीरिया है उनके अंदर ये जो है 70S के होते हैं और जो यूकैरियोट उनके अंदर 80S के। सिडबर्ग्स यूनिट इसका नाम है। सेडिमेंटेशन रेट से ये ली गई है। लाइसोसोम पे चलते हैं। तो लाइसोसोम जो है मेनली इनको जो है डी डुवे ने डिस्कवर किया था। ये गोल स्ट्रक्चर होते हैं और इनके अंदर जो खतरनाक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं जितना भी फूड हमारा होता है उसको डाइजेस्ट, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ही। तो फूड को मेनली ये डाइजेस्ट करते हैं और अगर ये कहीं गलती से सेल के अंदर फट गए तो सेल को भी ये डाइजेस्ट कर जाएंगे, खा जाएंगे। इसीलिए इनको जो है सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं सिर्फ हमारे RBC में ये नहीं होते हैं, किसकी, जो मैमल्स होते हैं उनकी। ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये इम्पोर्टेंट होता है कि लाइसोसोम्स किस सेल में नहीं होते। ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम जो होते हैं ये राइबोसोम की तरह बाउंडेड नहीं होते। ठीक है। उसके बाद जो है 2 सेंट्रियोल से मिलके ये सेंट्रोसोम बनते हैं और ये बोवेरी ने इसको डिस्कवर्ड किया था। ये ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। तो सेल डिवीज़न में ये हेल्प करते हैं। दोनों पोल्स पे ये चले जाते हैं और पोल्स पे जाने के बाद ये क्रोमोसोम्स को आधे आधे में डिवाइड करने में मदद करते हैं। तो इनका मेनली जो है स्पिंडल फाइबर बनाने का काम होता है। 2 पोल्स पे ये चले जाते हैं और
सेल डिवीज़न को स्टार्ट करते हैं ये किनारों पे जाने के बाद। प्लास्टिड ये केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये नाम से ही दिख रहे हैं, क्लोरोफिल वाला, क्रोमो कलर वाला और ल्यूको जो है ये फूड स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ग्रीन पिगमेंट वाला ये क्लोरोप्लास्ट होता है। फोटोसिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। इसको किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन होती हैं, इसमें बहुत सारे ग्राना होते हैं और इसके साइटोप्लाज्म को स्ट्रोमा कहते हैं। ग्राना जो होता है वो थाइलाकोइड्स के ढेरी से, जैसे मान लो सिक्के हैं, 5-5 के सिक्के हैं तो एक के ऊपर एक सिक्का रख दो तो जो स्टॉक बनेगा वो ग्राना कहलाता है और जो सिक्के हैं वो थाइलाकोइड कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन थाइलाकोइड की ही मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होता है और यही लाइट रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमा जो होता है वो मैट्रिक्स के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड होता है वही होता है, उसी के अंदर जो है स्टार्च फॉर्मेशन होती है। ग्रेना जो होता है उसमें करीब 20 से 50 थाइलाकोइड पाए जाते हैं और ऐसे ही एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर करीब 40 से 100 ग्राना पाए जाते हैं। ये एक का नाम ग्रानम लिख रखा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये ग्रीन कलर देते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताएं। जितने भी फूल हैं, फ्लावर हैं, उनके अंदर हरे को छोड़ के जितने भी रंग होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट से ही होते हैं। अब जैसे टमाटर है, उसके अंदर जो लाल रंग है वो है लाइकोपीन की वजह से। ऐसे ही ऑरेंज है, इनका जो कलर है, या जैसे गाजर है उसका लाल रंग है वो कैरोटीन की वजह से है। ऐसे ही चुकंदर के अंदर जो है विटामिन है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है और ये फूड को जो है ना स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में या प्रोटीन की फॉर्म में। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है रूट्स में पाया जाता है या अंडरग्राउंड स्टेम जैसे आलू है उसमें पाया जाता है। वैक्यूल क्या होता है? देखिए दोस्तों, वैक्यूल जो होता है एक तरीके से जो है डस्टबिन समझ लो या स्टोर हाउस समझ लो। तो सेल के अंदर जो होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, एनिमल सेल में ये थोड़ा छोटा होता है। इसका फंक्शन क्या है? वाटर का बैलेंस बॉडी में बनाए रखना है और इसके अंदर टॉक्सिक और वेस्ट सब स्टोर रहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है स्फेरिकल होता है, बीच में होता है, एनिमल सेल के बीच में पाया जाता है। प्लांट के अंदर ये थोड़ा सा साइड में पहुंच जाता है। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन का होता है, मगर इसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें कहीं कहीं जो है छेद पाए जाते हैं जिनको पोर बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो आपको न्यूक्लियोलस मिलेगा और छोटे छोटे धागे क्रोमेटीन जिन्हें कहते हैं वो पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है उस पर बात करते हैं। ये प्रोटीन रिच होता है और न्यूक्लियोलस मेनली जो है आरएनए से ही बना होता है। क्रोमेटीन के जो मटेरियल यानी कि जो क्रोमेटीन है वो बहुत ही पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर है और एक नेटवर्क बनाता है। ये जो क्रोमेटीन है ये हमारा जेनेटिक सब्सटेंस तैयार करता है जो डीएनए जिसे हम कहते हैं। उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन उसके चारों तरफ अटैच होते हैं। सेल डिवीज़न के अंदर जो क्रोमेटीन होते हैं वो छोटे छोटे धागों में टूट के और थोड़े इकट्ठे होके जो है वो जूते के फीते की तरह हो जाते हैं, लेसिस की तरह हो जाते हैं और वो क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो जो हमारा क्रोमेटीन है मेनली कंट्रोल रूम समझ लो सेल का। क्रोमेटीन के अंदर जो होते हैं जीन्स होते हैं यानी कि हेरेडिटरी करैक्टर होते हैं और जो ये ऑफस्प्रिंग में यानी कि बच्चों में माँ बाप से बच्चों में जाते हैं। न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर डीएनए है, मगर सेल के न्यूक्लियस के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यहाँ भी एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद भी डिवाइड हो सकता है विदाउट डिवीज़न ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए अपने खुद के प्रोटीन और खुद के नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा सकता है। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं?
एक तरीके से जैसे कुएं से पानी निकालते हैं ताकत लगा के, ठीक है। तो जैसे हमने खाना खाया तो खाना हम जो है ना इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि पेट में ज़्यादा, इंटेस्टाइन में ज़्यादा है तो ब्लड में आसानी से आ जाता है। मगर जब थोड़ा रह जाता है और ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो जाता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब ब्लड में तो जो शुगर है या ग्लूकोज है वो ज़्यादा है और स्टमक में यानी इंटेस्टाइन में कम है, तो ऐसे में हम बचे हुए ग्लूकोज को वेस्ट में तो नहीं जाने देंगे, तो एनर्जी लगा के हम बचे कुचे को भी खींचते हैं, वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों प्लांट सेल जो होती है साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है, एनिमल सेल जो होती है वो थोड़ी स्मॉलर साइज़ होती है। सेल वॉल यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है। इसकी सेल वॉल जो है सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। प्लास्टिड इनमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्लास्टिड का कोई काम ही नहीं है। सेंट्रोसोम यहाँ नहीं होते, ये सेल डिवीज़न में मदद करते हैं। इनका वैक्यूल लार्ज है, इनका वैक्यूल छोटा है। सेल को अगर आप पानी में रख देंगे, साफ़ पानी में, तो उसके अंदर पानी घुस जाएगा, घुसने से वो जो है फूल जाएगी, उसे टर्जिड कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को एंडोस्मोसिस कहते हैं। इम्बाइबेशन आपने देखा होगा, खिड़की दरवाजे जो हमारे होते हैं ये बारिश के दिनों में जो बहुत टाइट हो जाते हैं, क्योंकि उनका साइज़ जो है वो नमी को एब्जॉर्ब करके बढ़ गया है, उसे ही इम्बाइबेशन कहते हैं कि सॉलिड सरफेस से भी जो एब्जॉर्प्शन होके, तो इसको हम इम्बाइबेशन कहते हैं। ये कैपिलरी रिएक्शन से होता है। एक सेल जो होती है अगर उसको हम हाइपो यानी कि पतले सॉल्यूशन में रख दें तो सेल के अंदर पानी घुस जाएगा, और अगर गाढ़े में रख दें जिसको हम हाइपर कहेंगे, हाइपर टॉनिक, उसमें जो है सेल पिचक जाएगी, ठीक है। उसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जब फ्रेश एग को किसी साल्टी वाटर में रखोगे तो वो तैरेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बाय।